1920s का समय था। एक बड़ा सा स्टीमशिप एसएस नारकुंडा लंदन से बॉम्बे तक का सफर तय कर रहा था, जो मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। इसी यात्रा ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो इतिहास में खुद को मार्क करने के लिए डेस्टिन्ड थी। एक ऐसा इतिहास जो भारत की शान बढ़ाने वाला था। एक 33 साल का जवान आदमी डेक पर खड़ा था, अपने चश्मे को एडजस्ट करता हुआ। उसकी नजर समुंदर के बीच में एक अजीब सी बात पर टिकी थी। पानी के ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही थी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन था वो कुछ अलग था। उस आदमी की आंखों में एक स्पार्क आया। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये मैजिक है या साइंस? और वही पल था जब उन्होंने एक फैसला लिया, एक फैसला जो सिर्फ उनका नहीं, दुनिया के विज्ञान का किस्मत बदलने वाला था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, इस सीक्रेट को मैं समझ कर ही रहूंगा। और इसी डिसीजन के साथ जन्म हुआ एक ऐसी डिस्कवरी का जो भारत के नाम को या तो 7वें आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी, या इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह हर कोने में अपनी चमक बिखेरेगी। यह था भारत के साइंस का मैजिक, जो इतिहास लिखने वाला था, द रामन इफेक्ट। सीवी रामन सर और उनका आइकॉनिक रामन इफेक्ट। इसको किसी का इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? शायद नहीं, पर उनकी कहानी वो जरूर एक बार सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिस्ट की जर्नी नहीं, एक भारत के विजन की दास्तां है। वो जीनियस जिन्होंने बेयरली 300 रुपए मूल्य के सिंपल इक्विपमेंट के साथ फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। और इसलिए उन्होंने कहा था, द सेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हार्ड वर्क एंड नॉट इक्विपमेंट। यानी विज्ञान का सार स्वतंत्र सोच और कड़ी मेहनत है, न कि उपकरण। वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था। और यही नहीं, भारत अभी भी ब्रिटिश लुटेरों के हाथों से मुक्त नहीं हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस का समय था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार विजेता बनना किसी सपने से कम नहीं था। सोचिए, प्री इंडिपेंडेंट भारत में नोबेल प्राइज जीतना, जहां रिसोर्सेज लिमिटेड और ड्रीम्स अक्सर रियलिटी से दूर। फिर भी ऐसा इतिहास सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों ने रचा। आज तक सिर्फ 8 भारतीयों ने ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, और उनमें से एक नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटा रामन, जो 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले और नॉन वाइट साइंटिस्ट थे। नॉन वाइट। अब आपके पूछने से पहले बता दूं कि मैंने वीएस नायपॉल और मदर टेरेसा को शामिल नहीं किया है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। रामन सर की कहानी वही पुरानी लाइन को एक नए एंगल से सोचने पर मजबूर करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स आर बोर्न इन द सिंपलेस्ट सेटिंग्स। महान दिमाग अक्सर साधारण हालातों में जन्म लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, सदगमया पर आपका स्वागत है। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्। तारीख थी 7 नवंबर 1888। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर तिरुचिरापल्ली में एक साधारण लेकिन विद्वान ब्राह्मण परिवार के घर खुशियों का नया अध्याय लिखा जा रहा था। परिवार के मुखिया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चरर श्री चंद्रशेखर अय्यर और उनकी पत्नी पार्वती अम्माल के आंगन में किलकारी गूंजी। सुनते हो, पार्वती अम्माल ने बेटे को जन्म दिया है। வெங்கட்ராமன், பேர் எப்படி இருக்க? नाम कैसा है? वाह, ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा।
ये बच्चा आगे चलकर न सिर्फ अपने खानदान का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने वाला था। 7 तारीख को जन्मा ये नन्हा सितारा 7 सुरों और 7 रंगों की अनोखी दुनिया में ऐसा अमर नाम रचने वाला था जो सदियों तक गूंजता और चमकता रहेगा। जी हां दोस्तों, 7 सुर और 7 रंग यानी म्यूजिकल अकूस्टिक्स और कलर स्पेक्ट्रम। बचपन से ही वेंकटरामन को म्यूजिक और साइंस में डीप इंटरेस्ट थी। बात 1992 की है, जब रामन सिर्फ 3 साल के थे। उनका परिवार विशाखापट्टनम शिफ्ट हुआ, जहां उनके पिता ने एवीएन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। यहीं पर वो रहते थे। रामन के पिता न केवल एक अच्छे शिक्षक थे, बल्कि फ्री टाइम में वायलिन बजाने का भी शौक रखते थे। कोस्टल एरिया में रहने का एक और फायदा था, पिता और बेटे की अक्सर बीच पर लंबी वॉक्स होती थीं। इसी दौरान जब नन्हे रामन अपने पिता के वायलिन की मधुर धुनें सुनते और समुद्र की वेव्स की गड़गड़ाहट देखते, तो उनके मन में सवाल उठते। समुद्र नीला क्यों है? आकाश नीला क्यों है? शायद यही वो पल थे जब उनके मन में भविष्य की महान डिस्कवरीज के सीड्स बोए गए। संगीत की लय और साइंस की क्यूरियोसिटी का यह संगम रामन की अनोखी सोच का आधार बना। रामन सिर्फ 6 साल का था जब उसने स्कूल जाना शुरू किया और वहीं पर उसकी ब्रिलियंस दिख गई। बाय 1902 रामन सेंट अलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से पास हो गया और वो सिर्फ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट ही नहीं, साइंस और मैथ्स के नए आइडियाज सोचने वाला बच्चा बन गया। और सिर्फ 13 साल की कम उम्र में ही उसने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और फिजिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अरे इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो इतना छोटा था कि उसके कुछ टीचर्स को लगा ये स्कूल का बच्चा गलती से कॉलेज आ गया है। अब सोचो, क्लास में बैठा एक छोटा सा लड़का और बाकी सारे स्टूडेंट्स उससे ज्यादा उम्र के। फर्स्ट इंप्रेशन, सबके मन में एक ही सवाल, ये यहां क्या कर रहा है? पर जब उन टीचर्स ने उस छोटे बच्चे के कैलिबर को पहचाना तो उनकी सोच पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया। वो बच्चा तो ब्रिलियंस का चलता फिरता एग्जाम्पल निकला। टीचर्स इंप्रेस्ड और साइंस तो भाई उसके आगे पीछे भागने लगी। इनफैक्ट उसके टीचर्स ने उसे साइंस की क्लास में आने से छूट ही दे दी, यानी ही वॉज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग साइंस क्लासेस, क्योंकि वो तो अपनी पूरी क्लास से मीलों आगे निकल चुका था। बाकी बच्चे जब बेसिक सीख रहे थे, ये जनाब एडवांस्ड लेवल के आइडियाज सोचने में लगे थे। 1906 में उनका पहला रिसर्च पेपर लंदन फिलोसॉफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ। विषय था अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड्स ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर एपर्चर। तब उनकी एज थी 17 साल। कैन यू बिलीव इट? लॉर्ड रेले, जो लाइट के सब्जेक्ट के पायनियर थे, उनको रामन का ये रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला और वो उससे इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने रामन को एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिख दिया। ये वही लॉर्ड रेले थे जिनकी थ्योरी को आगे जाकर रामन ने रॉन्ग प्रूव किया। पहले उन्होंने रामन की ब्रिलियंस को रिकॉग्नाइज किया और बाद में रामन ने उनके ही थ्योरी को चैलेंज करके अपना नाम हिस्ट्री में अमर कर दिया। रामन का परिवार तब विशाखापट्टनम से मद्रास शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि उनके पिता को प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर का जॉब मिला था। 1902 में 13 साल की उम्र में उसी कॉलेज में रामन का एंटर होना, 1904 में 15 साल की उम्र में फिजिक्स में गोल्ड मेडल के साथ बीए फर्स्ट क्लास और 16 साल की उम्र में, जहां आजकल के बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की चिंता में डूबे रहते हैं, रामन ने तब तक एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दी थी जिसे वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिली। 18 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी एमआई डिग्री हाईएस्ट डिस्टिंक्शंस के साथ पूरी कर ली। वैसे तो रामन सर का नाम उनकी नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी रामन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं थी। फिजिक्स और साइंस के कई और एरियाज में भी उनका वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग वही जानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, बाकी सब गुमनाम ही रह जाता है, जैसे कि ये रिसर्च पेपर। और क्या आपको पता है, उन्हें मृदंग के ताल और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि को स्टडी करने में भी गहरी रुचि थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, 1904 में जब उन्होंने बीए की एग्जाम पास की तो उनके टीचर्स ने रेकमेंड किया कि उन्हें हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। लेकिन मद्रास के सिविल सर्जन ने उन्हें फिजिकली वीक माना और डिक्लेयर कर दिया कि इंग्लैंड के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस उन्हें मार डालेंगी। इस तरह उन्हें इंग्लैंड में हायर स्टडीज के लिए मेडिकली डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया। फ्यूचर में रामन सर ने
उस सिविल सर्जन पर कमेंट करते हुए कहा कि वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। वो हायर स्टडीज की जो बात उनके टीचर्स ने की थी वो थी इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS। उन दिनों ये एग्जाम लंदन में जाकर देना पड़ता था। अब क्योंकि वो मेडिकली अनफिट घोषित किए गए थे तो उन्हें हार नहीं मानी। MI के बाद 1907 में उन्होंने भारत में कंडक्ट होने वाली इंडियन फाइनेंस सर्विस एग्जामिनेशन दी और टॉप किया, सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट। 1907 शायद एक क्रिटिकल ईयर था रामन के लिए। फिर वही नंबर 7, जैसे किस्मत का कोई छुपा हुआ संकेत। उन्हें मास्टर्स इन फिजिक्स में टॉप करने का गौरव मिला और फिर इंडियन फाइनेंस सर्विस की एग्जाम दी और उसमें भी टॉप। यह किसी भी साइंटिस्ट दिमाग के लिए एक अनएक्सपेक्टेड कदम था। लोग चौंके होंगे, अरे जिसने साइंस में कमाल कर दिया वो रिसर्च करने के बजाय सरकारी नौकरी क्यों चुन रहा है? पर इसका जवाब सिंपल था। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग नहीं थी, रिसर्च का भारत में ज्यादा सपोर्ट नहीं था और सबसे बड़ी बात, उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी कि वो लंदन जाकर आगे की पढ़ाई कर सकें। कई बार लाइफ ऐसे क्रॉस रोड्स पर ले आती है जहां इंसान को अपने ड्रीम्स से पहले ड्यूटी निभानी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशंस लाइफ में ट्रैक बदलने के लिए मजबूर कर देता है, पर उस बदले हुए ट्रैक पर भी सुपरस्टार बनकर एक्सेल करना, ये सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं। वैसे 1907 में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, उनकी शादी। हमारे हीरो की जिंदगी में आई लोकसुंदरी अम्मा। उस समय शादी का फैसला मां बाप करते थे। हॉरोस्कोप यानी कुंडली मिलाना भी जरूरी था, पर हमारे हीरो ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। वैसे रावण को म्यूजिक का बड़ा शौक था और लोकसुंदरी वीणा बजाती थी। यूं कहें कि उनके जीवन का सुर मिल गया। लोकसुंदरी सिर्फ 13 साल की थी और रामन 18 साल के। घर वाले खुश नहीं थे क्योंकि उनका गोत्र अलग था। मां ने मना किया पर पापा ने साथ दिया। रामन ने दहेज भी नहीं लिया। रामन सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, अपनी जिंदगी के फैसलों में भी अलग थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती रामस्वामी सिवन से हो गई। अक्सर सिवन के घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ खास हुआ। रामन ने वीणा के मधुर सुर सुने और देखा कि उन्हें बजा रही थी लोकसुंदरी, सिवन की 13 साल की सिस्टर इन लॉ। बस यहीं से उनके दिल का तार भी झंझना उठा। लोकसुंदरी सिर्फ रामन की पत्नी नहीं, उनकी ताकत बनी। 6 दशकों तक हर कदम पर साथ निभाया। 1907 में दोनों कोलकाता शिफ्ट हो गए। तब कोलकाता कलकत्ता या कैलकटा हुआ करती थी। वहां रामन फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे, सिर्फ 18 साल की उम्र में। और सैलरी 400 रुपए मिलते थे, जिसमें शादी अलाउंस 150 रुपए था। और इसी कलकत्ता ने उनकी डेस्टिनी बदल दी। इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनकी फाइनेंशियल नीड्स उनके सैलरी ने पूरी कर दी, पर उनका पैशन, रिसर्च, ये बस खिलने ही वाला था। उनके काम ने फाइनेंशियली तो उन्हें सेटिस्फाई किया, पर अंदर से एक तड़प थी, एक सफोकेशन। उनके पैशन, उनके साइंटिफिक रिसर्च के लिए रोज उनका ट्रैम से ऑफिस आना जाना होता था। कलकत्ता में आने के हफ्ते 10 दिन में ही रोज की तरह ट्रैम कार से ऑफिस जाते हुए एक दिन रामन सर की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। साल 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा स्थापित यह इंस्टीट्यूशन ओरिजिनल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ऑफिस से लौटते वक्त रामन ने इस संस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी। एड्रेस थी 210 भव बाजार स्ट्रीट। यह सिर्फ एक नॉक ऑन द डोर नहीं था, बल्कि उनके जीवन में एक नए अवसर, एक नए अपॉर्चुनिटी की दस्तक थी। दरवाजा खुला और सामने थे आशुतोष डे, जो आने वाले 25 सालों तक उनके सहयोगी बनने वाले थे। यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। सोचिए, 19वीं सदी का भारत। देश में टैलेंट था, लेकिन कोई अपना साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं। ब्रिटिश के पास थे उनके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, पर भारत के लिए क्या? और तभी आए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, एक ऐसा विजन लेकर जो साइंस को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कर सकता था।
साल 1869 में उन्होंने एक दमदार आर्टिकल लिखा ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज बाय द नेटिव्स ऑफ इंडिया। यह सिर्फ एक आर्टिकल नहीं था, यह एक क्रांति थी। उनका सपना था कि भारतीय खुद अपनी साइंस खड़ी करें, बिना किसी विदेशी सहारे के। ब्रिटिश सोचते थे कि साइंस उनका क्षेत्र है, भारतीय सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सरकार का जवाब साफ था, अगर ज्ञान शक्ति है तो हमें अपनी शक्ति खुद बनानी होगी। इसी सोच से उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की नींव रखी, पहली नेशनल साइंटिफिक संस्था भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए। इस आर्टिकल में डॉक्टर सरकार कहती है कि हमारे देश के पढ़े लिखे युवा टैलेंट से भरपूर हैं, पर बिना अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज और गवर्नमेंट सपोर्ट के साइंस सिर्फ अंग्रेजों की प्रॉपर्टी बनकर रह गई है। अपनी खुद की साइंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की सख्त जरूरत है। जब रामन सर कलकत्ता पहुंचे तब वहां पीसी रे और जगदीश चंद्र बोस जैसे गिने चुने दिग्गज साइंटिस्ट ही ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे। पर सरकार के इस थॉट ने एक नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू कर दी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सीवी रामन जैसे साइंटिस्ट को जन्म दिया और जिसने भारत की साइंस को दुनिया के मंच तक पहुंचाया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का सपना एकदम क्रिस्टल क्लियर था, भारत को बॉन्डेड नॉलेज की जंजीरों से मुक्त करना। आज हर भारतीय साइंटिस्ट जो दुनिया में नाम कमा रहा है, वो उनके इसी विजन का नतीजा है। उनका संदेश आज भी गूंजता है, अगर भारत को शक्तिशाली बनाना है तो अपनी साइंस खुद खड़ी करनी होगी। और यही वो सोच थी जिसने हमारे देश की साइंटिफिक डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दी। कुछ लोग बस अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। नेशनलिज्म उनमें कूट कूट के भरा होता है, और हम तो बस अपनी लाइफ जीने में लगे रहते हैं। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। अब सोचिए, अगर सीवी रामन सर भी बस अपनी लाइफ सेटल करने की ही सोचते, अगर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के दरवाजे पर नॉक ना करते, अगर उस दिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को अपनी किस्मत मानकर वही कंटिन्यू कर दिया होता, तो शायद किसी बड़े गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर होते। शायद आज हम उनको एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट के रूप में याद करते, लेकिन एक जीनियस खो देते। यही तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का विजन था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इंडियन माइंड्स अपनी साइंस खुद डेवलप करें, बिना किसी ब्रिटिश के सहारे। और रामन सर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा, वो भी नेशनलिज्म से भर गए, अपनी रिसर्च को अपनी देश सेवा बना दिया। और याद है, मैंने बताया था कैसे एक सिविल सर्जन ने उनका लंदन जाने का सपना तोड़ दिया था। वो सपना तोड़ना एक वरदान बन गया, और इसीलिए बाद में उन्हें एक बार उस सिविल सर्जन को थैंक्स कहा था। उस दिन जब रामन सर ने एसोसिएशन का दरवाजा नॉक किया और आशुतोष डे यानी अपने आशु बाबू ने दरवाजा खोला, तो कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। आशु बाबू ने उन्हें मिलवाया डॉक्टर अमृतलाल सरकार से, जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के भांजे थे और एसोसिएशन के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी। रामन सर ने सीधा अपनी रिसर्च की इच्छा प्रकट की, और सोचिए, बिना किसी डिले के डॉक्टर अमृतलाल सरकार ने खुशी खुशी परमिशन दे दी। ऐसा लगा जैसे ये दिन बस इसीलिए बना था। रामन सर को उनका खोया हुआ पैशन वापस मिल गया, एक नई उम्मीद जगी, कोई सेकंड थॉट्स नहीं। उन्होंने तुरंत एसोसिएशन की मेंबरशिप ले ली। लेकिन अब आती है असली कहानी। एसोसिएशन की लैबोरेटरी धूल से भरी पड़ी थी। पर क्या रामन सर रुक गए? बिल्कुल नहीं। आशु बाबू की मदद से लैबोरेटरी को साफ किया और रिसर्च शुरू कर दी। अब यहां से जो हुआ वो एक पैशन का प्यारा एग्जाम्पल है। रोज सुबह 5:30 बजे एसोसिएशन पहुंच जाते, 9:45 तक घर लौटते, जल्दी से नहा धोकर क्विक ब्रेकफास्ट करते और सीधा ट्रेजरी बिल्डिंग्स जाते, जहां उनकी गवर्नमेंट जॉब थी जो 10 बजे शुरू होती। टाइम के इतने पंक्चुअल थे कि हमेशा टैक्सी लेकर जाते ताकि 1 सेकंड भी लेट ना हो। शाम को 5 बजे फिर से एसोसिएशन पहुंच जाते, रात के 9:30-10 बजे तक रिसर्च करते, तब जाकर घर लौटते। संडे हो या हॉलिडे, उनके दिन बस एसोसिएशन के नाम लिखे थे, और शायद इसीलिए उनकी पत्नी लोका सुंदरी मजाक में कहती थी, शादी सिर्फ उस 150 रुपए की मैरिज अलाउंस के लिए की थी। बट इन सब के बीच उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। आज जब इन्फोसिस के नारायण अमूर्ति
या L&T के SN सुब्रमण्यन लॉन्गर वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो लोग भड़क जाते हैं और उन पर ट्रॉल्स करते हैं। हालांकि यह डिबेटेबल सब्जेक्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है और यह सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन जो सच में पैशनेट होते हैं उनके लिए काम ही सुकून होता है। वर्कaholicism एक बीमारी है या जरूरी? अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना, पढ़कर अच्छा लगेगा। 21 नवंबर 1907 को एसोसिएशन की 13वीं एनुअल मीटिंग थी, जहां एसोसिएशन के सारे मेंबर्स उपस्थित थे। सभा में एक अजीब सी शांति थी जब डॉक्टर अमृतलाल सरकार मंच पर आए। उन्होंने पिछले वर्ष की एनुअल रिपोर्ट पेश की और फिर थोड़ा ठहरकर एक ऐसे नाम का जिक्र किया जो आगे जाकर इतिहास लिखने वाला था। उनकी आवाज में एक गर्व था जब उन्होंने कहा, हमारे पास एक एक्सट्रीमली ब्रिलियंट युवा है जो हमारी लेबोरेटरी में ऑप्टिकल फिजिक्स पर रिसर्च कर रहा है। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी। 24 अक्टूबर 1907 को, सिर्फ एक महीने पहले, नेचर जर्नल में उस युवा का पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका था। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जितना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था वो साइंस के फील्ड में नहीं, सरकारी दफ्तर के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बैठा था। एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करो जो तारीफों के पुल सुन रहा हो, लेकिन उसकी पूरी ताकत किसी और ही जगह झोंकी जा रही हो। कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी सोचो। डॉक्टर सरकार ने एक और कड़क बात कही, अगर हम अपने मेधावी लोगों के लिए सही रिसोर्सेज इकट्ठे कर सके तो सोचो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। उन्होंने रामन की कंपैरिजन माइकल फेराडे और हम्फ्री डेवी जैसे महान साइंटिस्ट से की और कहा, रामन की खोज भी उतनी ही रेवोल्यूशनरी हो सकती है। बस यही सबसे बड़ा लेसन है। टैलेंट सिर्फ पैदा नहीं होता, उसको नर्चर भी करना पड़ता है, वरना कितने ही सीवी रामन बिना खोजे कहीं खो जाएंगे। और फिर क्या था, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का विजन और डॉक्टर अमृतलाल सरकार का मोटिवेशन, और रामन सर ने तो फिजिक्स पर रिसर्च पेपर्स की बाढ़ ही ला दी। उस समय IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में सिर्फ रामन सर और आशु बाबू थे, लेकिन इनके निस्वार्थ डेडिकेशन और हार्ड वर्क का ही नतीजा था कि कुछ ही सालों में एसोसिएशन से ढेरों साइंटिफिक पब्लिकेशंस निकलने लगे। और फिर रामन सर ने IACS की बुलेटिन शुरू की जिसमें मेजर मोनोग्राफ्स पब्लिश होने लगे। मोनोग्राफ मतलब एक डिटेल्ड रिसर्च वर्क जो किसी एक टॉपिक पर डीप स्टडी को प्रेजेंट करता है। 1917 में यही बुलेटिन प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन बनी और आगे जाकर ये इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में इवॉल्व हो गई। मतलब इंडियन साइंटिफिक रिसर्च को रामन सर ने एक नई पहचान दी और ये सिर्फ शुरुआत थी। 1913 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने महाराजा ऑफ त्रिवेंद्रम कर्जन प्राइज से सम्मानित किया। और सोचिए, डॉक्टर अमृतलाल सरकार ने एनुअल मीटिंग में जो भी कहा था सब 100% सच निकला, बस एक बात छोड़कर। उन्होंने कहा था कि रामन सर की एनर्जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रही है, लेकिन सच तो ये था कि रामन सर साइंटिस्ट होने के साथ साथ अपने फाइनेंस जॉब में भी जबरदस्त थे। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, उनके सुपीरियर्स तक उन्हें अप्रिशिएट करते थे। खुद वायसराय काउंसिल के फाइनेंस मेंबर ने लिखा, वेंकटरामन इज मोस्ट यूजफुल इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बीइंग इन फैक्ट वन ऑफ आवर बेस्ट मैन। मतलब सोचिए, फिजिक्स और फाइनेंस दोनों में एक्सीलेंस, यही तो होता है असली जीनियस। लेकिन फिजिक्स का प्यार तो अटूट था। 1909 में उन्हें रंगून ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन 1911 में वो फिर कलकत्ता लौट आए, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए। एक्चुअली इसी बीच 1910 में एक बड़ा झटका लगा। रामन सर के पिता का देहांत हो गया। ये उनके लिए इमोशनली टफ टाइम था। 1 साल तक मद्रास में ही रहे, फिर रंगून गए, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। और फिर उन्होंने ट्रांसफर लिया और नागपुर पहुंच गए। लेकिन ये बस एक पड़ाव था, फाइनल डेस्टिनेशन तो कुछ और ही था। 1911 में जब अकाउंटेंट जनरल की प्रमोशन मिली तो वो सीधे अपने सपनों के शहर कोलकाता लौट आए और अब उनका असली मिशन शुरू होने वाला था। कलकत्ता पहुंचते ही उन्होंने IACS के पीछे ही घर ले लिया ताकि रिसर्च में और ज्यादा समय दे सके। और देखते ही देखते उनके काम से IACS भी पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में फेमस हो गया। 1917 आते आते उनके डेडिकेशन और रिसर्च के दम पर कलकत्ता स्कूल ऑफ फिजिक्स अस्तित्व में आई। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का सपना सच हो गया और डॉक्टर अमृतलाल सरकार ने खुशी खुशी
IACS की चाबियां रामन सर को सौंप दी, पूरे भरोसे के साथ कि अब इसे वही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 1917 में रामन सर की जिंदगी में दो और जबरदस्त चीजें हुई। उस समय जब इंडिया में साइंस एजुकेशन अपने शुरुआती दौर में थी, तब महेंद्रलाल सरकार और अमृतलाल सरकार जैसे एक और देश प्रेमी गेम चेंजर कलकत्ता में थे, सर आशुतोष मुखर्जी। उन्नीस 1906 में वो वाइस चांसलर बने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, और उनका मिशन इंडिया में साइंस एजुकेशन को मजबूत करना। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने लाखों रुपए के डोनेशंस जुटाए और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एस्टैब्लिश किया। उनकी वजह से कई बड़े रिसर्च चेयर्स बनाए गए, जिनमें सबसे फेमस था पलित चेयर फॉर फिजिक्स। मुखर्जी साहब को इस पोस्ट के लिए बेस्ट टैलेंट चाहिए था। पहले उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल को हम्बली डिनाई कर दिया। इसके बाद स्वाभाविक रूप से दूसरी पसंद हमारे सम्माननीय रामन सर ही बने। लेकिन उस समय वो फाइनेंशियल सिविल सर्विस में एक हाई रैंकिंग सरकारी अफसर थे। सिक्योर जॉब, बढ़िया सैलरी, क्लियर करियर ग्रोथ, और उनकी सैलरी तब 1100 रुपये थी, मतलब एकदम ड्रीम सेटअप। लेकिन रामन सर के अंदर जो साइंटिस्ट था, वो ये ऑफर देखकर शांत नहीं बैठ सका। जैसे ही उन्हें पलित चेयर का ऑफर मिला, वो सुपर एक्साइटेड हो गए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि अगर वो एक्सेप्ट करते तो उनकी सैलरी 1000 से घटकर 600 हो जाती, मतलब सीधे 50% सैलरी स्लैश। और ऊपर से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी खुश नहीं था। इससे भी ज्यादा शॉकिंग क्या था, अगर रामन सर अपनी नौकरी में बने रहते तो वो वाइसरॉय काउंसिल में मेंबर ऑफ फाइनेंस तक बन सकते थे। इसलिए बहुत से लोग सोच रहे थे कि वो बस एक सबैटिकल लेंगे, प्रोफेसरशिप ट्राई करेंगे और फिर वापसी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर हारकोर्ट बटलर, जो उस वक्त शिक्षा विभाग के सदस्य थे, उन्होंने साफ कह दिया, अगर प्रोफेसर बनना है तो सरकारी नौकरी से रिजाइन करो, कोई ड्यूअल पाथ्स नहीं। और फिर जुलाई 1917 में रामन सर ने अपना फैसला लिया। उन्होंने अपनी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, रिसर्च में छलांग लगा दी, और बाकी तो हिस्ट्री है। ये लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री वेंकटरामन फाइनेंस डिपार्टमेंट के सबसे काबिल अधिकारियों में से एक हैं, और डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी के कारण उन्हें 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोफेसर बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि यदि वो पूरी तरह से डिपार्टमेंट छोड़ने का फैसला करते हैं तो अधिकारी उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए उन्हें दूसरी भूमिका देना मुश्किल होगा। उस समय लोगों ने इसे पागलपन समझा होगा, पर यही वो एक डिसीजन था जिसने उन्हें इंडिया के साइंटिफिक कम्युनिटी में एस्टैब्लिश किया और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की राह खोली। और इसी वजह से आज हम सिर्फ रामन सर का नोबेल प्राइज ही नहीं, बल्कि उनका वो बोल्ड डिसीजन भी याद रखते हैं जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। कंफर्ट और पैशन के बीच उन्होंने पैशन को चुना। पैशन भी तो एक तरह का पागलपन ही है ना। अब सवाल आपसे, अगर आप होते तो क्या चुनते? नीचे कमेंट में बताइएगा। तो भाई, रामन सर ने अपनी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और तारकनाथ पलित चेयर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है, इसके बाद क्या हुआ? क्या यह नया पोस्ट उनके लिए सुकून लेकर आया, या फिर वही जुनून, वही हसल जारी रहा? IACS का क्या हुआ? क्या उन्होंने इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया, या फिर कोई नई संस्था की नींव रखी? और रिसर्च की दुनिया में आगे क्या किया? क्या नोबेल प्राइज की राह यहीं से खुली थी, या अभी और ट्विस्ट बाकी थे? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, रामन सर का स्वभाव असल में कैसा था? क्या वो सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, या फिर एक दमदार नेशनलिस्ट भी? और कंट्रोवर्सीज, क्या उनका सफर एकदम स्मूथ था, या फिर कुछ ऐसी बातें भी थीं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं? इन सारे सवालों के जवाब और CV रामन सर के आगे के रोमांचक सफर की कहानी के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि पार्ट 2 में आपको और भी जबरदस्त और अनहर्ड फैक्ट्स सुनाने वाला हूं। तो बस तैयार रहिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।